माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो बहुत छोटे होते हैं, है ना, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देंगे। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ प्लाज्मा, ठीक है ना, छोटी तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आगे क्या है, ठीक है, तो आगे माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसमें वायरस, विषाणु, वायरस या विषाणु। विषाणु क्या होता है? विषाणु का मतलब क्या होता है बताइए, थोड़ा बहुत तो पता होगा, फर्स्ट ईयर में हो। जीवाणुओं का संक्रमित करते हैं, और हमें भी तो संक्रमित कर देते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना। देखो, विषाणु का अगर ऐसे नॉर्मली माने तो विष का अणु, लेकिन वो तो जीवित है या निर्जीव है। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, विषाणु एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी यूनिट है, ऐसी एक सूक्ष्म संरचना है जो ना तो पूर्ण रूप से सजीव है और ना ही पूर्ण रूप से निर्जीव है, ठीक है, कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच की, ठीक है ना। ना उसे पूरा सजीव कह सकते हो ना निर्जीव कह सकते हो। कैसे? सजीव के अंदर रहेगा तो सजीवों जैसा व्यवहार करेगा, और निर्जीव के अंदर रहेगा तो निर्जीवों जैसा व्यवहार करेगा। मतलब अगर किसी विषाणु को आपने पैक कर दिया बॉटल के अंदर, ठीक है, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जैसे चीनी का टुकड़ा होता है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसकी फिक्स ज्यामिति होगी, जैसे चीनी के टुकड़ों की होती है ना, घनाभ के आकार की, इस तरीके से। बूरे की होती है? नहीं होती। बूरे को क्रिस्टल नहीं कहेंगे हम, चीनी को कहेंगे। तो अणुओं की ऐसे फिक्स ज्यामिति होती है तो उसे क्रिस्टली फॉर्म में कहेंगे। तो वो क्या है, शीशी में रख दिया तो रखा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसे निकाल करके किसी सजीव के अंदर डाल दिया या किसी भी तरीके से वो पहुंच गया, चाहे वायु के द्वारा पहुंचे, जल के द्वारा पहुंचे, या एक जीव से दूसरे जीव के बीच पहुंच जाए, एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में पहुंच जाए, तो क्या करेगा? जिसके यहाँ जाएगा वहां का मेहमान बन जाएगा। मेहमान क्या करता है? कई बार बिन बुलाए मेहमान क्या कर देते हैं? परेशान, ये लाओ वो लाओ, खाना पीना सब कुछ खाना है, जिसके यहाँ पहुंच गए उसका, उसकी पूरी एनर्जी क्या कर दी? वेस्ट। सेम कंडीशन यहाँ होती है। वायरस, वायरस में शरीर क्या है? वायरस को पहचानेंगे कैसे? वायरस कुछ भी नहीं, जैसे समझो भाई, जैसे ये पेन है, ये चौक है ना, तो उसमें क्या है? एक तो चौक है और इसका एक कवर है, बस दो ही चीज तो है। पेन में एक रिफिल होता है, एक प्लास्टिक का कवर होता है, बस इतना ही तो है। हाँ, कैप है नहीं है, वो एक एक्सेसरी वाली बात होगी, ठीक है ना। ठीक वैसे ही वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक होता है आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक, साइलेंट प्लीज। एक तो क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ, और दूसरा क्या होगा उसमें? उसका कवर। जो कवर होता है वो कवर प्रोटीन का बना होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक ही चीज रहेगी भाई, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, ये पहली शर्त है, ठीक है। एक पेन हो, है ना, जनरली या तो लाल ही होगा या काला ही होगा या नीला ही होगा या हरा ही होगा, मतलब उसमें एक ही रिफिल है जनरली, आप ऐसे समझ के चलो। अब ये कवर है, इसमें एक ही तो रह सकती है चौक। अब चौक कोई सी लगा लो, कलरफुल लगा लो या व्हाइट लगा लो, चौक एक ही रहेगी इसमें। कवर लगभग सबका एक ही जैसा रहेगा, उसका आकार रंग ये कंपनी की वजह से अलग है। ठीक ऐसा ही यहाँ होता है, डीएनए रहे या आरएनए रहे, रहेगा एक ही। कवर जब भी बनेगा प्रोटीन का ही बनेगा, और इस प्रोटीन के कवर को क्या कहते हैं? कैप्सिड, ठीक है, जो कैप्सिड बोला जाता है। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है?
कैप्सिड जिस यूनिट से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं कैप्सोमियर। जैसे दीवार हो गई कैप्सिड और ईंटें हो गई कैप्सोमियर। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। आप जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, अभी अभी सेकेंड इंग्लिश मीडियम का भी बनाया था मैडम ने, मिटा दिया ना अभी, देखा था? तुम बैठे हो इतनी देर से इस क्लास में, आपको ये नहीं पता बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? सोए रहते हो या खोए रहते हो? पढ़ते नहीं हो? डीएनए हो गया, और क्या हो गया इसमें? कवर। ये पूरा कवर है, इस कवर के 3 हिस्से हैं। ये क्या है? हेड। ये पूरा हेड। इधर क्या हो गई? नेक, एक छोटी सी नेक होती है ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे टेल आती है, नेक, और ये क्या हो गई? टेल। ठीक है ना? इसकी पूरी संरचना बनाएंगे अभी। तो ये क्या है? हो गया जीवाणु को खाने वाला विषाणु। तो जो जीवाणु को खाए उसका नाम क्या होगा? जीवाणु भोजी। भाई नाम तो हमें ही रखने पड़ेंगे ना इनके, इन्हें थोड़ी ना पता है इनके नाम। आम को नहीं पता होता है उसका नाम आम है, ठीक है? साइलेंट है ना? ठीक है, तो जीवाणु को जो खाए उस विषाणु को क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी। ठीक है, इसके अलावा ऐसा और भी होता है एक, देखा है ऐसा? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, यूं। अब बनाओ इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल, अपने आप होता चला जाएगा, सही बनता चला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? आरएनए। और ये क्या है? कैप्सिड। और ये क्या है? एक अकेली यूनिट, कैप्सोमियर। और ये किसकी स्ट्रक्चर है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब है पत्तियां क्या हो जाए? पीली पड़ जाए, ठीक है? लीफ पर येलो येलो स्पॉट्स आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? मोज़ेक कंडीशन। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ क्या है? डीएनए। देखो भाई, विषाणु ये भी है और वो भी है, ठीक है ना? वो क्या है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब तंबाकू के पौधे में पत्तियों को पीला कर देता है। जब पत्तियां पीली हो गई, हरिमाहीनता आ गई, हरिम में क्या आ गया? हीनता आ गई, कमजोर पड़ गया। पत्तियां पीली पड़ गई तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा? पौधा कमजोर होगा, कमजोर होगा तो खत्म हो जाएगा। तंबाकू की खेती की जाती है, मालूम है ये बात? क्यों? तंबाकू सेवन के बहुत सारे नुकसानदायक हैं, है ना? नुकसानदायक है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी तंबाकू की खेती की जा रही है। क्यों भाई? देखो, क्योंकि तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन। और निकोटीन क्या करता है? पेन किलर। सही मात्रा में कोई चीज ली जाए तो वो फायदेमंद रहती है ना? दवाइयों में यूज की जाए तो एक अलग है, वैसे निकोटीन जनरली की नहीं जाती, ठीक है? निकोटीन एक नशे के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है, ठीक है? बीड़ी में, सिगरेट में, है ना? ठीक है, तो एक नशे के रूप में गुटखा वगैरह में डाल दिया जाता है, इसकी पत्तियों को सुखा करके, है ना? उसका जर्दा वगैरह बनाते हैं, वो अलग अलग तरीके की आती है, ठीक है? तो उससे होगा क्या? जब पत्तियां जलती हैं तो उनके जलने के बाद जो स्मेल निकलती है, धुआं, वो स्मेल जब दिमाग में पहुंचती है तो दिमाग थोड़ा अलग तरीके से एक्टिव हो जाता है।
बस इंसान को क्या चाहिए, मति भ्रम, क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है नहीं है, तो क्या करें, स्थिति से भागने के तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब इंसान वास्तविक स्थिति से भागेगा तो वो क्या करेगा, नशा वगैरह करेगा, ठीक है ना। उसको तो ये अच्छा है कि बुरा है बताओ, वायरस अच्छा है, फिर तंबाकू को खत्म कर रहा है, क्योंकि तंबाकू धीरे धीरे इंसान को खत्म कर रहा है ना। लेकिन उन किसानों का क्या विचार होगा बताओ, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो खुद भले ही नहीं खाते होंगे हैं, पर दुनिया डिमांड है तो दे रही है ना। दूसरी चीज, निकोटिन को जनरली यूज नहीं किया जाता, लेकिन हाँ कई बार किसी को बहुत ज्यादा नशा है ना, तो नशे को छुड़ाने के लिए भी दवाई दी जाती है, निकोटैक्स वगैरह के नाम से आती है, स्प्रे आता है ना, सिगरेट वगैरह छुड़ाने के लिए, तो उसमें ये कुछ अमाउंट में डाली जाती है, बाकी अलग केमिकल्स मिला करके, ठीक है। तो फिर उसकी जब खराब स्मेल पहुंचती है दिमाग में, तो दिमाग को धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आ जाता है कि नहीं यार ये सिगरेट विगरेट अब नहीं पीनी है, उल्टी हो जाती है इससे, इस तरीके की चीजें ऐसे छुड़ाई जाती है। तो आगे क्या हो गया, जीवाणु भोजी, ये भी एक विषाणु है, और टीएमवी वो भी एक विषाणु है, लेकिन दोनों में अंतर है, कैप्सिड इसके पास भी है उसके पास भी है, ठीक है, प्रोटीन का कवर उसके पास भी इसके पास भी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक ही पे है, इसके पास डीएनए उसके पास आरएनए, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे की कहानी कि वायरस सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है, कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब ये दूसरे के शरीर के अंदर जाएगा तो फिर क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसकी कोशिका की मशीनरी जो प्रोटीन बनाने के लिए काम में आती है, उसको खुद अपनी तरफ से मॉनिटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। मिटा दो इसको, पूरा लिखवाऊंगी अभी, ठीक है ना, और डायग्राम भी, डायग्राम वैसे बना लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर सुविधा रहती है। एक बात और, वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, इवानोवास की, ठीक है। और इवानोवास की साहब ने खुद ये कहा कि वायरस इज वायरस बिकॉज इट इज वायरस, मतलब विषाणु एक विषाणु है क्योंकि वो विषाणु है, क्योंकि वो विषाणु की प्रॉपर परिभाषा समझा नहीं सकते। कैसे समझाएं भाई, जीवित के शरीर में गया तो जीवित की तरह व्यवहार करेगा, जीवों का गुण क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, भाई समझो, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एकदम से प्रोटीन नहीं बना देता है डीएनए, डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए खुद को डीएनए बना देता है, डीएनए से डीएनए बनता है, प्रतिकृतिकरण पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन उसे इंग्लिश में कहते हैं, वेरी गुड, डीएनए ऐसा ही बनता है, गलतफहमी में रहना मत, कई बार बच्चे ना ऐसे बनाते हैं, ये हो गया साफ डीएनए हो गया, ये डीएनए जीवाणुओं में पाया जाने वाला डीएनए होता है, डीएनए के टाइप होते हैं ए बी जेड डी सेड सी, इस तरीके से, है ना, तो ये वाला डीएनए बना के आ जाते हैं, जबकि डीएनए ये केवल जीवाणुओं में और प्रकृति में होगा तो केवल 10% से भी बहुत कम जीव होंगे उनमें मिलेगा, ए डीएनए होता है ये, इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं है, डीएनए क्या है, ये है, ठीक है ना, ये सही वास्तविक संरचना है बी डीएनए, जो धरती के ज्यादातर जीवधारियों में पाया जाता है, ये वाला। अब इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, जब ये तो एक तो लाइन सही खिंच जाती है, ठीक है, दूसरी लाइन में समस्या आती है, इसको पहले आप ऐसे गहरा कर लो, ठीक है, ये, उसके बाद दूसरे में क्या करना है, यहां से उठाते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं, यहां से उठाओ, इसके सहारे सहारे लेके आओ, ऐसे, बोलो बना कि नहीं बना तरीके से, बस इतना सही काम है इसमें, डीएनए ऐसे बन जाता है आसानी से। तो डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं प्रतिकृतिकरण, क्या बोलेंगे, प्रतिकृतिकरण, या डीएनए इंग्लिश में पढ़ना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश में पढ़ा दो, रेप्लिकेशन, ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अपन लेके चलेंगे। तो डीएनए से डीएनए बोला जाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, हाँ बोलो बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर अनु
अनुलेखन या अनुलिपीकरण, तीन नाम है इसके। आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। एक भाषा, देखो भाई, डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दोनों की संरचना में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड है, वो भी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन प्रोटीन की भाषा क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही प्रोटीन बोली जाती है। ठीक है ना? जब ये दोनों तो न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन वो क्या है? अमीनो अम्ल। यानी न्यूक्लिक अम्ल से अमीनो अम्ल की भाषा बदल गई, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? अनुवाद करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे ही न्यूक्लिक अम्ल की भाषा को जब अमीनो अम्ल की भाषा में बदला जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। ये याद रख लेना, अब याद रहेगा ये। अनुवादन क्यों कहा? अनुवादन, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं यहीं पर, अनुलेखन कौन सा है, अनुवादन कौन सा है। तुम ऐसे समझो कि ये संस्कृत है, जिसके पीछे पीछे हिंदी आई और फिर अंग्रेजी आई, तो संस्कृत और हिंदी तो क्या हो जाती है? आपस में भाई बहन वाली कंडीशन हो गई, है ना? ठीक है, तो एक के पीछे पीछे आई, जो पीछे आती है उसे क्या कहते हैं? अनु। ठीक है, लेखन, इसकी कहानी इसने लिखी है, समझ आ गई बात? ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। अनुवादन, जब पॉलीपेप्टाइड की भाषा ही, वो पॉलीपेप्टाइड की भाषा किससे आई है? न्यूक्लिक अम्ल की भाषा से। तो जब भाषा में बदलाव तो अनुवादन। इस पूरी थ्योरी को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा या केंद्रीय सिद्धांत। अब भाई, हाँ, अभी एक वर्ड आया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। होता क्या है, जब कभी कोई विषाणु हमारे शरीर में आएगा जिसके अंदर आरएनए हो, तो आरएनए है तो वो आरएनए क्या करेगा? पहले अपने आरएनए से अपना डीएनए बनाएगा। उस प्रोसेस को, उल्टा गियर लग गया ना, उल्टे को क्या कहते हैं? रिवर्स। यहां पर एक एंजाइम आएगा इसमें, रिवर्स। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन होना है उल्टा, तो उसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एंजाइम का नाम रखना बहुत आसान होता है, जो भी क्रिया, जिससे भी वो क्रिया कर रहा है ना, जिस अभिकारक पर वो क्रिया कर रहा है, उसके पीछे एज लगा दो। ठीक है, जो सेल्यूलोज को खत्म करे वो सेल्यूलेज एंजाइम, जो लाइपेज लिपिड को खत्म करे वो लाइपेज एंजाइम। ठीक है ना? ऐसे। तो ये है सेंट्रल डोगमा की कहानी, इसलिए समझाई क्योंकि ये समझोगे तो फिर आगे की कहानी भी समझोगे। अब वायरस को वायरस इसलिए कह दिया कि इसमें सजीवों के गुण होते हैं। जब इसके अंदर डीएनए है तो ये क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। जिस कोशिका के अंदर चला गया वहां अपनी चारों तरफ की प्रोटीन बना रहा है। तो क्या हो गया इसका मतलब? सजीवों वाले लक्षण है इसके अंदर। लेकिन आपने बाहर निकाल दिया इसको, स्टैनले मिलर साइंटिस्ट, ठीक है, पहली बार टीएमवी को ही क्रिस्टलाइज करके देखा गया था। ठीक है ना? इस तरीके से जब दूसरे एंजाइम को, सॉरी, दूसरे विषाणु को क्या कर ले, किसी विषाणु को क्या कर दिया? क्रिस्टल की फॉर्म में ले आए, तो उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव स्थिति आ गई उसकी। और क्रिस्टल की फॉर्म में आने के बाद वो कोई भी सजीवों वाले लक्षण नहीं दिखा रहा है। सजीवों के लक्षण हमेशा सांस लेना, खाना खाना, यही नहीं होता है। सजीवों का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है अपनी जैसी दूसरी प्रति बनाना। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आगे बात समझ में? मोशन वगैरह, सांस लेना, ये सब तो बाद की चीजें हैं। जब हायर ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, बड़े जीव जंतुओं के बारे में पढ़ोगे, तब पता चलेगा ये सब। ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि इससे, वायरस के होने से, वायरस का अस्तित्व ये भी बताता है कि शायद निर्जीवों से ही सजीवों का विकास हुआ होगा। आई बात समझ में? तो वायरस के वर्ड की उत्पत्ति जो हुई है वो कहां से हुई है? वायुस। वायुस का मतलब होता है विषैला द्रव। ठीक है, अब जरा तरीके से पढ़ लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया? इंट्रो। विषैला अणु विषाणु होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसकी डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी जो है वैसे तो मेयर, एडोल्फ मेयर ने बताया था, लेकिन इसका जो मुख्य खोज का जो श्रेय जाता है वो इवानोव्स्की को जाता है, खोजकर्ता।
इवानोवस्की साहब थे, ठीक है ना, डीजे इवानोवस्की, डी जे, याद हो जाएगा ये नाम तो अच्छे से, है ना, डीजे इवानोवस्की। तो वायरस की खोज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक पौधा है जिस पर रोग है, ठीक है, उसकी पत्तियों को लिया और उसका रस निकाल के दूसरे पौधे पर रगड़ दिया, तो दूसरे पौधे में भी रोग हो गया। इससे पता चला कि एक से दूसरे में क्या फैल रहा है, संक्रमण, ठीक है, संक्रमण। फिर उन्होंने इस पे और प्रयोग करके देखे, तो उन्हें लास्ट एंड फाइनली ये समझ में नहीं आया कि इसे मैं सजीव कहूं या निर्जीव कहूं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट, पूरी बुक लिखी वायरस के बारे में, उसके पूरी जो भी अपने एक्सपेरिमेंट थे उन सबका डिटेल लिखा, और लास्ट में ये कह दिया वायरस इज वायरस बिकॉज इट इज वायरस। हाथ जोड़ते हुए ये तो समझ में ही नहीं आया कि ये जीवित है या मरा हुआ है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से फिर आगे भी डिस्कवरी होती रही। अच्छा एक बात बताओ, गंगा जल शुद्ध होता है ऐसे बोलते हैं ना, क्या मानते हो आप लोग कि गंगा जल शुद्ध है? क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो अभी बनाया था ना डायग्राम, ठीक है, जीवाणु भोजी विषाणु क्या करेगा, जीवाणुओं को खत्म कर देगा। जीवाणु क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर क्या होगा, वो खराब होगा ना भाई, और अपनी संतान उत्पन्न करेगा, जीवाणु हमारे लिए रोग उत्पन्न कर देंगे। आई बात समझ में? तो जितने ज्यादा जीवाणु उतना ज्यादा पानी गंदा। ये क्या कर रहा है, जीवाणुओं को ही खत्म कर रहा है। जब जीवाणु ही नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी। दूसरी चीज, हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकता। हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है ना, हर किसी की अपनी एक क्षमता है कि कोई किस हद तक किसी को परेशान कर सकता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो हम मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए बोला जाता है कि गंगा जल जो है वो शुद्ध है, कि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। बाकी पानी आप रख दो बॉटल में बंद करके, है ना, एक हफ्ते बाद तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना, ऊपर से लेयर जैसी आ जाती है। अब गंगा का जल क्यों खराब हुआ, पॉल्यूशन। भाई बैक्टीरियोफेज की भी अपनी एक कैपेसिटी है, कहाँ तक सफाई करेगा, कितनी करेगा बताओ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो जीवाणुओं को ही तो खा सकता है, पर आप तो डिस्पोजल वगैरह डाल रहे हो उसमें, वो कहाँ से खत्म करेगा, है ना। जो अस्थि वगैरह विसर्जित कर दी जाती है वो माइथोलॉजी का टॉपिक हो जाता है, पर फिर भी आप बताओ, उन्हें थोड़ी ना खत्म कर सकता है, वो जीवाणु को ही तो खत्म कर सकता है, इसलिए गंगा पॉल्यूटेड हुई। उसके लिए जिम्मेदार हमारी करतूतें हैं और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं कि कई बार वायरस जो है ना अविकल्पी परजीवी के रूप में भी देखा जाता है। अविकल्पी परजीवी का मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है, दूसरा एक ही पर अटैक कर सकता है। एक ही पर अटैक का मतलब जो विषाणु पौधों को रोग पहुंचाए, नुकसान पहुंचाएगा, पौधों में रोग उत्पन्न करेगा, वो जंतुओं में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। और जो जंतुओं में रोग उत्पन्न कर सकता है वो पौधों में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं कि विषाणु जो है वो क्या है, अविकल्पी परजीवी है। मतलब सजीव में जाकर के नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन सबका अपना में एक लिमिट है। जैसे पौधों को एड्स नहीं हो सकता है, ठीक है, और हमें मोज़ेक रोग नहीं हो सकता है, सीधी बात है। पौधों को एड्स कैसे होगा बताओ, एड्स के लिए तो उसको खून चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह चाहिए, पौधों में होता है पर हमारे जैसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, मोज़ेक वायरस, पत्तियों में धब्बे आए, हमारे पास पत्तियां नहीं होती तो धब्बे कहां से आएंगे, सीधी बात है ना। तो इस तरीके से अविकल्पी परजीवी है वो। आगे बात करें कि वायरस के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं। वायरस की एक परिभाषा जो इवानोवस्की ने दी वो सिर्फ इतनी दी कि वायरस रोग उत्पन्न करने वाले बहुत ही सूक्ष्म परजीवी होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मानी जाती है, क्योंकि अब हमें पता है जब स्टैनले वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किया और वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में लेके आए, तब तो उसने कोई रोग उत्पन्न नहीं किया। जब तक वो सजीव में रहेगा तब तक ही रोग उत्पन्न कर सकता है, सजीव से हटते ही वो साइलेंट मोड पे आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस परिभाषा को सटीक नहीं माना जाता है। आप इतना कह सकते हो कि ऐसे सूक्ष्मतम संरचना होती है, सूक्ष्मतम संरचना वायरस जो है ऐसी
ओके, निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विषाणु। अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है।